Hello everyone. So we'll continue with the scope of statistics. We have already studied nature of statistics and subject matter of statistics, and now we'll discuss limitation of statistics. Limitation का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन सी कमियां हैं, राइट? लिमिटेशंस. Statistics must be regarded as an instrument of research of great value but bearing severe limitation which are not possible to overcome. स्टैटिस्टिक्स को हम ये तो ठीक मानते हैं कि ये एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है रिसर्च करने का, बट इसके अंदर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हम इन कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास आती है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. एक ही सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को ही स्टडी करती है. इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स. क्वालिटेटिव चीज़ों को ये इग्नोर करती है, राइट? स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटेटिव डाटा को ही स्टडी कर सकते हैं. क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स को ये इग्नोर करती है, लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम. ये होते हैं सब क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स. तो स्टैटिस्टिक्स इन सब को स्टडी नहीं करती है. सेकेंड लिमिटेशन हमारे पास आ जाती है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली. ये सिर्फ एग्रीगेट्स को ही स्टडी करती है, मतलब ग्रुप में ही अगर आप स्टडी करोगे तो आपको कोई मीनिंगफुल रिजल्ट इंटरप्रेट करके दे सकती है. अगर आप इसको एज अ सिंगुलर यूनिट को स्टडी करोगे तो इससे कोई भी रिजल्ट ड्रॉ नहीं होगा. सपोज एक पर्सन की सैलरी कितनी है, ठीक है, आपने मान लिया कि ठीक है 50,000 है उसकी सैलरी, बट इससे कोई रिजल्ट इंटरप्रेट नहीं होता जब तक आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को दूसरे इंस्टीट्यूट से कंपेयर नहीं करते हो, राइट? तो तब तक आप कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट इंटरप्रेट नहीं कर सकते. जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस में स्टडी किया था कि कंपैरेटिव स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, राइट? सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी की ही इम्पॉर्टेंस है. इट डज नॉट स्टडी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर यूनिटी. तो ये इसकी एक सेकेंड लिमिटेशन है. नेक्स्ट क्या है? होमोजीनिटी ऑफ डाटा an essential requirement. Data must be homogeneous first. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस स्टूडेंट्स दो वर्ड्स हमारे पास होते हैं. होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? इज ऑफ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स. और हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है? जहाँ करेक्टरिस्टिक्स वेरी करते हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस अगर डाटा है तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो. अगर डाटा हेट्रोजीनियस है, यू कांट कंपेयर इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हाइट को स्टडी करना है तो सिर्फ सभी स्टूडेंट्स की हाइट का डाटा हमारे पास होना चाहिए. अगर हमें वेट को डिस्कस करना है तो सभी स्टूडेंट्स के वेट का डाटा हमारे पास होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट की हम हाइट को डिस्कस कर रहे हैं, एक स्टूडेंट के हम वेट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इट कांट गिव अस मीनिंगफुल रिजल्ट, राइट? इसी तरह से एग्जाम्पल है कि क्लॉथ मीटर में होता है, फूड ग्रेन्स टन्स में होते हैं, लिक्विड को हम बैरल या लीटर्स में स्टडी करते हैं. तो डाटा मस्ट बी होमोजीनियस. नेक्स्ट हमारे पास एक लिमिटेशन आती है कि रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. कि इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं, रिजल्ट सिर्फ ऑन एन एवरेज ही ट्रू होते हैं. आप सबने पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला सबको पता है. पर कैपिटा इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन. तो अगर हमने पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट की 50,000, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर एक पर्सन की इनकम 50,000 है. 50,000 से कम भी हो सकती है, 50,000 से ज़्यादा भी हो सकती है. इट गिव्स रिजल्ट only on an average. That is the fourth limitation. Now next limitation of statistics is without reference results may prove wrong. अगर आप रेफरेंस को स्टडी नहीं करते हो, रेफरेंस को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज it will not give you a meaningful result. It is also necessary that circumstances and condition under which conclusions have been drawn are also studied. Otherwise, they may prove be wrong. For example, अगर हमें दो फर्म के प्रॉफिट्स को चेक करना है कि दो फर्म्स हैं, पर्टिकुलर ईयर में 3 सालों में हम देखेंगे कि उनका एवरेज प्रॉफिट कितना आया है, राइट? तो हमने यहाँ पे ईयर लिए हैं 2014, 15, 16. फर्म ए का प्रॉफिट हम देख रहे हैं कि 14 में 1 लाख था, 15 में 2 लाख
2016 में 3 लाख था। फर्म बी को अगर हम देखते हैं तो इसका 2014 में जो प्रॉफिट था वो 3 लाख था, नेक्स्ट ईयर 2 लाख हो गया और थर्ड ईयर 1 लाख हो गया। यानी कि फर्म ए का प्रॉफिट तो राइज हो रहा है, राइट, और फर्म बी का प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम एवरेज देखते हैं दोनों फर्म्स की 3 सालों की, तो एवरेज प्रॉफिट हमें क्या शो कर रहा है कि 2 लाख है। एवरेज प्रॉफिट फर्म ए का भी 2 लाख आ रहा है और फर्म बी का भी 2 लाख आ रहा है। लेकिन अगर हमने हमारे सामने दोनों फर्म में से हम अगर देखेंगे कि कौन सी फर्म बेटर है, तो हम कहेंगे एवरेज तो 2 लाख ही आ रहा है, दोनों फर्म इक्वल है। लेकिन जब तक हम रेफरेंस को स्टडी नहीं कर सकते, हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट लिमिटेशन इज कैन बी यूज्ड बाय द एक्सपर्ट ओनली। कोई भी स्टैटिस्टिकल स्टडी करने के लिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हर लेवल पर आपको किस तरह से डाटा को कलेक्ट करना है। कोई भी इनएक्सपर्ट जो ह्यूमन बीइंग है, इंडिविजुअल है, वो डाटा को करेक्टली मोल्ड नहीं कर सकता है। इनएक्सपर्ट रिजल्ट्स इफ़ इट इज़ यूज्ड बाय एन इनएक्सपर्ट, जो कि एक्सपर्ट नहीं है, रिजल्ट में भी हजार्डियस। ऑब्वियसली रिजल्ट अगर आपके प्रॉपर नहीं आएंगे तो आपका जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, जो इंटरप्रिटेशन है, जो सर्वे है, वो रॉन्ग हो जाएगा। इट विल गिव यू हजार्डियस रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज प्रोन टू मिसयूज। इसका मिसयूज भी हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स में बी यूज्ड टू सपोर्ट अ प्री ड्रॉन कंक्लूजन इवन व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ही हम कहते हैं कि नहीं, ये स्टडी तो हमारी ऐसे ही चल रही है, तो इसका रिजल्ट तो यही होगा। तो स्टार्टिंग में हम रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि हो सकता है कि ये फॉल्स हो। तो स्टैटिस्टिक्स हमें वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, वेरियस टेक्निक्स को तो बताती है, बट it is important to note that statistics are like clay by which you can make a god or a devil as you please। कि आपके पास सारा रिजल्ट है, सारा रॉ डाटा आपके पास रहेगा, लेकिन ये आपकी मर्जी है कि आप उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेक्स्ट हम देखेंगे कि फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंस हैं स्टैटिस्टिक्स की। पहले तो हमने लिमिटेशंस की बात की थी, अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस की, इसके फंक्शंस की और इसकी इम्पॉर्टेंस की। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एक्सप्रेशन है हमारे पास, कोई भी वेरिएबल है इकोनॉमिक्स का, तो उसको ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देता है। दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, प्राइस राइज कितना हो रहा है, तो परसेंटेज की फॉर्म में, न्यूमेरिक टर्म्स में ये डाटा को गिवन देगा हमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। हम इजीली कर सकते हैं। इंटरसेक्टोरल का क्या मतलब होता है कि कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन कर सकते हैं कि यानी कि जो हमारे पास वेरियस सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, तो उनको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। और इंटरटेम्पोरल का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, कि कंपैरिजन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम। कि अगर हम इस किसी पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो टाइम के अकॉर्डिंगली उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट विल बी स्टडीड अंडर इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स में हम ये स्टडी कर सकते हैं कि कॉज क्या है और इफेक्ट क्या रहेगा। जैसे हम कहते हैं कि डिमांड बढ़ रही है, अब डिमांड क्यों बढ़ रही है, हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हो सकता है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही हो, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर डिमांड कम हो रही है तो इसका क्या रीज़न है, हो सकता है कंज्यूमर की इनकम कम जा रही है, हो सकता है कि वो चीज़ ट्रेंड में नहीं है, वो चीज़ फैशन में नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी एक चीज़ को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, हम वेरियस ये जो हमने स्टैटिस्टिकल स्टडी की है, इसमें हम वेरियस मॉडल्स को बना सकते हैं। अब वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज और मॉडल्स को हम कैसे बना सकते हैं, जब हमें पता है कि वेरियस वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, क्या वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है, क्या वो रिलेशन
नेगेटिव है। तो इनको लेके वेरियस वेरिएबल्स के बारे में पता है, वेरियस स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ के बारे में हमें पता है, तो इनको लेके हम इजीली इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। हम क्या है कि इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ओवरऑल जैसे हमें इन्फ्लेशन को चेक करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, क्या अप एंड डाउन्स आ रहे हैं इकोनॉमी में, अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, तो थोड़ा सा हम इसका फोरकास्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। हम मतलब जो भी स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है वेरियस वेरिएबल्स के बीच में, तो गवर्नमेंट भी उनको लेके अपनी पॉलिसीज़ बनाती है कि टैक्स रेट को हमें बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, राइट। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली किसकी हेल्प लेती है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की ही हेल्प लेती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, मीन्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर और फॉर द कंज्यूमर, कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम तक हम किस जगह पहुंच सकते हैं और इक्विलिब्रियम तक हम कैसे पहुंचेंगे, वेयर द प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है कि स्टेट ऑफ बैलेंस, कि कब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा और कब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। कब करेगा प्रोड्यूसर, जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और कंज्यूमर कब करेगा, जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। सो थ्रू दीज स्टैटिस्टिकल स्टडीड इट इज़ ऑल पॉसिबल, राइट। सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। स्टूडेंट्स आप ये एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपका एक नेक्स्ट असाइनमेंट है। ये 6 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ये आपको सॉल्व करके देखने हैं, राइट। सो विद दिस our chapter is over. In the next video we'll discuss next chapter. Thank you.